स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, सबसे पहला सीधा सवाल सर जो इस समय तमाम ट्रेडर्स के, निवेशकों के, तमाम लोगों के मन में है कि ये जो दायरा है सर, ना हम ढंग से टूट ही पा रहे हैं, ना हम ढंग से चल ही पा रहे हैं। ये जो दुविधा है, ये जो असमंजस है, ये जो लगातार दायरे में फंसी हुई स्थिति है, इससे निजात कब तक मिल सकती है सर? शायद मैं कहूँगा कि एक तो वॉर का अंत कि कुछ ना कुछ एक विंडो खुल जाए, नंबर 1। नंबर 2, यूएस में एक रेट कट का माहौल बन जाए ताकि ढेर सारे एफआईएस इमर्जिंग मार्केट में निवेश करें और उसमें से थोड़ा भारत की ओर भी डाइवर्ट हो सके, क्योंकि डोमेस्टिक सपोर्ट तो जारी है। इस बार म्यूचुअल फंड के आंकड़े देखे तो शायद कुछ 10-15% कम थे, फिर भी 25,000 करोड़ कोई कम नहीं है एक महीने में देने का। तो इस चीज को हम देख रहे हैं तो वो ब्रॉडर बेस के लिए सपोर्ट बन रही है ज्यादा देन लार्ज कैप। तो अब जब आप मार्केट की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि आप ज्यादातर लार्ज कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबकी आंखों उसी के ऊपर होते हैं। मगर गिने चुने देखे सेक्टर्स स्मॉल कैप, मिड कैप में अच्छे कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। और उसका कारण है डोमेस्टिक लिक्विडिटी उधर है। अगर आप ब्रॉडर टॉप 100 स्टॉक्स की बात करें और उधर एफआईएस की वापसी जरूरी है, और ऐसा नहीं कि 500,000 करोड़ की खरीदारी, नो, उन्हें 2,500-3,000 करोड़ रोज खरीदना चाहिए ताकि महीने में 50-60,000 करोड़ वो डाले। और उस स्थिति के लिए इंडिया का जो अट्रैक्टिवनेस, आकर्षिता जो है कोरिया, ताइवान, ऐसी जो ऑल्टरनेटिव मार्केट्स के अगेंस्ट, वो अभी भी उनके मार्केट में देखें तो कुछ दिन पहले हलचल हुई थी कि क्या एआई का जो है वो बबल है, टूट रहा है, तो शायद इंडिया की ओर एफआई आएंगे। मगर देखें तो उधर अर्निंग्स की कोई कमी नहीं है, वो टूटा कुछ और कारण के लिए है। मगर अर्निंग्स अभी भी एआई कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बेहतरीन चल रही है, और इसीलिए एफआईएस का जो एक सोच है, तो मैं क्यों ना ग्रोथ के लिए एक थोड़ा एक्स्ट्रा प्रे करूं। तो अभी भी पैसा ज्यादातर एफआईएस के उधर जा रहे हैं। अभी भी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में देखें तो पैसिव फंड्स का हमारा 10% ही मिल रहा है, जबकि 2 साल पहले हमें मिलता था 20%। तो एक वो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर हमारी जो वेटेज है उसको बढ़ने की जरूरत है, और वो तब होगा जब हमारी अर्निंग्स ग्रोथ एक लार्ज कैप की खास करके बेहतरीन बढ़ जाए। अभी तक वो स्थिति आई नहीं है, क्योंकि इस क्वार्टर के अर्निंग्स में भी देखें तो 10% के करीब ही लार्ज कैप की अर्निंग्स आई है। बिल्कुल। तो देखिए, ये है डोमिनो इफेक्ट। सर का कहना है कि एक एक चीज अगर सुधरेगी, पहले वॉर ठंडी हो, उसके बाद जब वॉर ठंडी होगी तो अमेरिका में रेट कट का, महंगाई कम होगी तो रेट कट का एक सिनेरियो बनेगा, रेट कट का सिनेरियो बनेगा तो एफआईआईज आएंगे, एफआईआईज आएंगे तो सिंपल सी बात है कि आज जहां हमें 10% पैसा मिल रहा है, ज़्यादा मिलेगा। तो इंतजार कब तक? इंतजार तब तक जब तक कई फ्रंट पे चीज़ें सही नहीं होंगी। सर, अब एक एक करके जो ये चीज़ें आपने 4-5 चीज़ें बताई, इनको थोड़ा सा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। पहले आते हैं अर्निंग्स पर। अर्निंग सीजन लगभग सर अपने उत्तरार्ध में है, खत्म होने की तरफ है। अगर आप अर्निंग्स को देखें सर, स्पेशली एफएमसीजी को देखें, आप बैंकिंग को देखें, एसबीआई के नतीजे शानदार थे। अगर आप एचयूएल आईटीसी देखें, वहाँ मार्जिन्स पर प्रेशर था, क्रेडिट ग्रोथ बैंकों में अच्छी दिखी, आईटी के नतीजे कमोवेश जैसी उम्मीद थी वैसे ही आए। अर्निंग सीजन्स को देखकर अगर अलग अलग सेक्टर्स को देखें, सेक्टर स्पेसिफिक आपको क्या लगता है, कहाँ वापसी की सबसे पहले उम्मीद है, और कहाँ आपको लगता है ये जो दबाव है लाइक एफएमसीजी या अदर सेक्टर में लंबा जारी रहेगा, अगले क्वार्टर में भी कुछ हिलने डुलने वाला है नहीं? देखिए, एक चीज जो है एफएमसीजी की बात है, रूरल से जुड़ी होती है ज्यादातर, क्योंकि रूरल डिमांड एफएमसीजी को ड्राइव करता है। उधर एक नरमी है, और उसका कारण है मानसून, क्योंकि अभी भी मानसून की जो आंकड़े देखें तो अभी भी एक 8 to 10% शॉर्टफॉल फुल मानसून की टाइम में ही आईएमडी प्रेडिक्ट कर रही है। और सेकंड चीज़ है सोइंग सीजन की भी अपडेट देखें आप तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स मेरे मन में खाली शुगर और कॉटन और जूट, ये इनका सोइंग सीजन ठीक रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मैं तो राइस और पैडी में देखो तो 4% की गिरावट है। ग्राउंडनट ऑयल्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट है, थोड़ी अभी फ्लैट हुई है। मगर ज़्यादातर ये फूड इन्फ्लेशन की जो इम्पैक्ट आ रही है वो दो तरफ से हमें इम्पैक्ट करती है, स्पेशली फॉर एफएमसीजी, बिकॉज उधर उनके लिए ये प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ती है, क्योंकि बिस्किट में गेहूं जाता है, बिल्कुल नहीं सब चीज़ में उनका तो फ्लोर में जाता है। सेकंड, डिमांड की ओर भी लोग अगर रूरल इनकम्स दबके रहे बिकॉज ऑफ दी हाई कॉस्ट के ना, उनकी सोइंग नहीं कर पाए तो उनकी इनकम्स घटेगी। तो ये मानसून का मैंने देखा कि करीबन वाइल ओवरऑल सोइंग ठीक लग रहा है, कुछ पॉकेट्स में हैं जैसे जहाँ पर एक शॉर्टफॉल है, इसलिए एफएमजी में वो नरमी
जारी है। और आप आगे बढ़े तो मेरा मानना है कि कंजम्पशन की जो अदर हाफ है वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, उसमें थोड़ी बाउंस बैक की मुझे उम्मीद है। क्यों मैं मान रहा हूं कि अभी तक जो आरबीआई के आंकड़े हैं, मैं देख रहा हूं कि ये 88 के आसपास जो क्रूड चल रही है, फूड इन्फ्लेशन और मिलाकर सीपीआई जो 4.4 पे चल रही है, आरबीआई कुछ ढेर रेट हाइक की बात नहीं करेगी या टाइटनिंग की बात नहीं करेगी मेरे मन में। तो इसीलिए अगर आप देखें तो फेस्टिवल सीजन में जनरली एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की एक पिकअप होती है। तो अभी आ रही है गणेश चतुर्थी से शुरू होकर दिवाली तक, और उसके बाद भी क्रिसमस का थोड़ा होगा। तो एक फेस्टिवल सीजन के दौर में हम देखेंगे कि पूरा जो जीएसटी कट का इंपैक्ट अभी तक दिखा नहीं है, खाली ऑटो सेगमेंट में दिखा है। तो ऑटो के नंबर तो अच्छे आए हैं, जून और जुलाई दोनों के बहुत बढ़िया रहे हैं, मगर अपार्ट फ्रॉम ऑटो भी बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी मैं फेस्टिवल सीजन का एक उछाल देख रहा हूं। तो शायद वो आके अगले क्वार्टर की अर्निंग्स में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो कहते हैं उसमें एक बढ़त देख सकते हैं, जिसमें मैं ऑटो को भी शामिल कर रहा हूँ, रियल एस्टेट को भी शामिल कर रहा हूँ और हाई एंड रिटेल को भी शामिल कर रहा हूँ। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्लस रिटेल प्लस ऑटो, ये सब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी माना जाता है। वो सेगमेंट मेरे लिए इस फेस्टिवल सीजन के माहौल में थोड़ी उछाल दिख सकती है, वो एक टर्न अराउंड है। सेकंड, बैंक्स की जैसे आपने बताया क्रेडिट कोड अच्छी रही, डिपॉजिट ग्रोथ भी पहले कमी की जो डर था वो नहीं है, अभी डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है, मगर महंगा है बन रहा है उनके लिए, इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे उनकी थोड़ी प्रेशर दिख रही थी। इसलिए बैंक्स के स्टॉक्स के ऊपर हमने उतना पॉजिटिव असर नहीं देखा जितना एक क्रेडिट ग्रोथ की अच्छी स्टोरी से होना था। मगर जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, मेरा मानना है कि लेंडिंग रेट्स अभी गिरने की तो इसमें नहीं है। तो अल्टीमेटली बैंक्स की लोन ग्रोथ अगर बढ़ती है तो इवन निम थोड़ी कंप्रेस होती है, फिर भी आपको मार्जिन इनटू क्वांटिटी ऑफ लेंडिंग नो, वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो बढ़कर ईपीएस अच्छी आने की क्षमता है। तो मेरे लिए बैंकिंग के भी मैं पॉजिटिव हूँ, स्पेशली नियर टर्म में मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी जो लेंडिंग क्षेत्र में है उनके ऊपर पॉजिटिव। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छी बाउंस बैक, क्योंकि देखिए बैंक्स के ऊपर और दबाव क्या था एफआईएस की निकालने में, लार्ज कैप इंडेक्स में 30-35% बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं ना, तो इसके कारण ही उधर दबाव ज्यादा पड़ा है, जो आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि एक मीन रिवर्जन होकर वापस बाउंस हो सकती है। तो मेरे लिए ये दोनों सेक्टर्स लीड कर सकते हैं अगले क्वार्टर की रेवेन्यू को, और जिससे मार्केट का मूड में थोड़ी बदलाव आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, तो सुनील सर पॉजिटिव हैं ऑटो पर, सुनील सर पॉजिटिव हैं उन सेक्टर्स पर जहां पर बड़ी खरीदारी आ सकती है, चाहे ऑटो हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ऐसी कंपनीज जो वाइट गुड्स और इस तरीके की चीज़ों में आती हैं, वहां ज़्यादा बेहतर दिख सकता है। लेकिन सर इस पार्टी में खलल डालने के लिए इन्फ्लेशन कितना बड़ा फैक्टर होगी? हमने देखा कि सीपीआई इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, राशन पे सर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि जो दूसरे खर्चे होंगे या जो दूसरी बाइंग होगी उसको कहीं ना कहीं टालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ सर, रुपी जिस तरीके से कमज़ोर है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लगातार एक कंसर्न बना हुआ है हमारे लिए, जो त्योहारों पर एक बड़ा चंक होता है। आपको क्या लगता है, क्या आपकी समझ कहती है कि, हालांकि आरबीआई ने अपनी रीसेंट पॉलिसी में यह कहा है कि पूरे साल की इन्फ्लेशन ओवरऑल नीचे रहेगी, अभी अगले एक क्वार्टर 2 क्वार्टर एलिवेट रहेगी, वो भी जहां एलिवेशन देख रहे हैं वो त्योहारी सीजन का ही चरम होगा। इन चीजों को सर अगर हम एक जगह रखकर देखें तो महंगाई के आंकड़ों की रोशनी में आरबीआई के परिदृश्य में आपको कितना लगता है कि ये हिट कर सकता है या डेंट कर सकता है हमारी इस थ्योरी पर? ज्यादा नहीं। मेरे को आरबीआई ने पिछले पॉलिसी में भी कहा था, वो करीबन 95 के क्रूड प्राइस को लेकर अपने आंकड़े को प्लान कर रहे थे। सेकंड, आरबीआई ने भी ग्रोथ के आंकड़े 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए, तो उनकी भी आउटलुक भी पॉजिटिव है। सेकंड चीज है, तीसरे क्वार्टर में Q3 में उन्होंने 5.9% का अनुमान लगाया इन्फ्लेशन का, तो 6% उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा होता है। तो अगर 6 पार भी जाती है, और 5.9 to 6 बहुत ज़्यादा आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, 6 पार। पर क्या 6 पार करने पर इमीडिएटली आरबीआई रेट हाइक करेगी? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि ये जो नए गवर्नर हैं उनकी पहले से स्टांस रही है ग्रोथ सपोर्टिव, लिक्विडिटी सपोर्टिव रहे हैं वो, और फ्रंट लोड भी किया था उन्होंने रेट कट्स को पहले। तो मेरा मानना है कि वो रेट हाइक करने से बहुत सोचेंगे। इतनी आसानी से जस्ट एक क्वार्टर में आपको इन्फ्लेशन बढ़ गया इसके लिए जाके वो रेट हाइक नहीं करेंगे। वो कॉन्शियस है कि देश में ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत है, और जिस इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन की बात की उसको
उसको एड्रेस करने के लिए देखिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे प्रीवियस पॉलिसी में ही, जिसका असर धीरे धीरे दिख रहा है। जैसे एसएनआर डिपॉजिट्स के लिए जो उन्होंने हेजिंग का बैंक्स को कवर दिया था कि हम कर लेंगे हेजिंग उस कॉस्ट के लिए, तो उसके कारण देखिए ऑलरेडी करीबन $40 बिलियन तक आ चुके हैं और 1.5 महीना बाकी है, क्योंकि सितंबर 30 तक ये एफसीएनआरबी विंडो खुला रहेगा। तो उम्मीद है कि ये दुगना हो सकता है। तो अगर 80-90 बिलियन डॉलर एफसीएनआरबी ईसीबी रूट के जरिए मिल गए तो रुपये के दबाव के ऊपर वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। दूसरी बात है कि एफआईएस के लिए भी राहत दिया गया था, डेट एफआईएस के लिए। तो जून महीने में आंकड़े बड़े थे 40,000 करोड़, जुलाई में दब गया बिकॉज दो चीज हुए। एक, यूएस की इंटरेस्ट रेट अभी हाई है, तो इंडिया यूएस की डिफरेंशियल जो है 2% या 2.1%, वो उनके लिए उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। सेकंड, वो ब्लूमबर्ग इंडेक्स में एक शामिल होने की उम्मीद थी, वो नहीं आई। बट फिर भी आप देखें तो टैक्स के हटने के कारण एक आउटलुक के G-Secs में एफआईएस की थोड़ी वापसी आने वाले दिन में, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन दी करेंसी का फॉरवर्ड प्रीमियम और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट भी चलेगी, मगर वो आ सकता है। तो रुपये के लिए सपोर्ट करने के लिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मैं देख रहा हूं कि ये दोनों चीज एफआईआई की फ्लोज और एफसीएनआरबी फ्लोज आके सपोर्ट दे सकते हैं। तो मेरा रुपये की वीकनिंग बहुत ज्यादा होकर इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगी, ये उम्मीद नहीं है। तो ठीक ठाक रहेगी। करेंसी का मैनेजमेंट अच्छा किया है आरबीआई ने, तो इस हिसाब से करेंसी के कारण भी उनको रेट हाइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं शांत हूं कि आरबीआई पॉलिसी में इवन अकोमोडेटिव से थोड़ी उसको टाइटनिंग पॉलिसी बताएगी, मगर रेट हाइक के ऊपर नहीं उतरेगी। तो ये मार्केट के लिए एक शांति की चीज होगी। सेकंड, जो इन्फ्लेशन का आपने डिमांड के ऊपर असर बताया, देखिए रूरल में जरूर उसका पड़ेगा बिकॉज, बट एट द सेम टाइम आप देखें तो अगर फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो इंक्रीज्ड प्राइस का बेनिफिट भी रूरल को ही जाता है, फार्मर्स को जाता है। राइट। तो इसीलिए इस रूरल में फूड इन्फ्लेशन का मेरा मानना है कि उनकी इनकम्स भी जब हार्वेस्ट होती है बढ़ सकती है। जब खरीफ का हार्वेस्ट होता है और 2 महीने में, तो आपको उस इनकम फ्लो से भी थोड़ा बहुत रिस्पाइट मिलेगा। तो मैं इतना डर नहीं रहा हूं कि इन्फ्लेशन के आंकड़े के कारण आरबीआई एक रेट हाइक की और बढ़ेगी, और उस रेट हाइक हो गया तो जरूर मार्केट उसको नेगेटिव लेगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। मगर मेरा मानना है कि उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सर, एक चर्चा जो इन दिनों, अभी मैं लास्ट वीक जब मुंबई था 2 फंड मैनेजर्स के साथ इंटरेक्शन में, एक चर्चा उभर के आई सर। अब ये कितनी आपको लगता है, इसमें कितना दम है इस थ्योरी में, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये जो एफसीएनआरबी की आपने बात कही, आरबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि इसको प्री मैच्योरली शायद बंद कर देंगे क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, $52 बिलियन से ज़्यादा अब तक आ चुका है। सर, क्या ये पैसा कैपेक्स के जरिए वापस इकोनॉमी में आता दिख सकता है? क्यों? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये पैसा सरकार ने इकट्ठा किया है, ठीक है, रुपये को सपोर्ट करने के लिए किया है, लेकिन अगर इसका ब्याज देना है तो फाइनली इसको रोड्स में, रेलवेज में और इन सब पैसों को से ही काम कराना पड़ेगा, तभी वहां से रिटर्न आएंगे और उनसे सरकार चुका पाएगी, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद रोड्स, रेलवेज, इस तरीके के सेक्टर में कैपेक्स का एक बड़ा चंक यहां से आ सकता है। डू यू रियली थिंक सर कि ये एक थ्योरी हो सकती है जो मार्केट पॉजिटिव ले और कैपेक्स यहां से अपटिक्स दिखें? देखिए, टू सम एक्सटेंट मैं 100% सहमत नहीं हूं इसमें। देखिए, एक बैंक एफसीएनआरबी डिपॉजिट उठा रहा है, तो आरबीआई ने क्या कहा है उनसे कि मैं तुम्हारा कैपिटल जो उठा रहे हो उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा इन द फॉरेन करेंसी हेज। आपको वो फॉरेन करेंसी रिस्क लेना नहीं जरूरी है, मगर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बैंक के लिए ओपन है, यानी उसको हेज नहीं कर रही है आरबीआई, राइट? तो बैंक को वो रिस्क है। तो बैंक क्या कर सकती है? 3 चीज कर सकती है। एक, डॉलर में डिपॉजिट आया तो एक्सपोर्टर्स को वो पैसा फाइनेंस कर सकती है, ताकि डॉलर टू डॉलर मैच हो गया, राइट? उतना हद तक उनको इंटरेस्ट का भी कवर मिल जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट को डॉलर में मिलता है। तो वो पैसा देश के अंदर एक्सपोर्टर्स को जाएगी, ऐसा एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट और दोस काइंड ऑफ लोन्स, राइट? तो वो उतना कैपेक्स में उतना वो पैसा नहीं जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट में ज्यादा कैपेक्स की नहीं होती है, वो एक मोर वर्किंग कैपिटल का फाइनेंसिंग होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि इनको जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट मिल रहे हैं वो सब लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहे हैं, 3-5 साल। तो उस तरह से उनको एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं होना है, तो उनको भी वही ट्रेंड के लोन देना चाहिए। तो जितना हद तक वो अंदर लाते हैं पैसा, और आरबीआई की प्रोटेक्शन है कि कैपिटल के ऊपर हम करेंसी का जो आपको रीपे करना है आरबीआई दे देगी डॉलर, तो इस हालत में डेफिनेटली वो कैपेक्स को सपोर्ट कर सकती है, बिकॉज 3 से 5 साल का लोन कैपेक्स के लिए होता है।
तो ये सेकंड चीज है कि डेफिनेटली ये 55 बिलियन डॉलर, 60 बिलियन तो हो जाएगा। तो इतना पैसा को अगर रुपये में आप कन्वर्ट करोगे तो उतना पैसा कैपेक्स के लिए लेंडिंग के तौर पर जरूर इंडियन बैंकिंग सिस्टम से आ सकता है। बिल्कुल, तो इस पर ये जो दांव लगाना है तो आप समझ सकते हैं कि बाजार इस पर भी नजर लगाए बैठा है। और सुनील सर का भी कहना है कि हाँ बिल्कुल इस थ्योरी में दम हो सकता है बैंक्स यहां से कैपेक्स के लिए कुछ पैसा बाजार में फेंकें जहां से इंटरेस्ट की पेमेंट को भी पूरा किया जा सके। सर अब चर्चा उस टिप्पणी पर मैं उस बात को आपकी रेखांकित करना चाहूंगा जहां आपने कहा कि शुभम मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स कंपनी में कुछ मूवमेंट है, लेकिन सर जो बाजार के विराट कोहली और रोहित शर्मा थे, HDFC, रिलायंस और जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वहां सर कहीं मूवमेंट नहीं है। इसकी एक झलक सर इस बार म्यूचुअल फंड के जो नंबर आए उसमें भी दिखी। 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि लार्ज कैप फंड से आउटफ्लो है, जबकि 56% पैसा टोटल म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप और मिड कैप में जा रहा है। सर इसको बाजार के डायनेमिक्स को शिफ्टिंग के लिहाज से अगर समझें तो आपको क्या लगता है कि अब जो बाजार हो गया है वो दरअसल कुछ समय के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है, और बेटर तरीका यह है, फंड मैनेजर शायद ये समझ रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है सेंसेक्स निफ्टी नहीं चल रहा लार्ज कैप की वजह से, कोई बात नहीं, बट स्टॉक स्पेसिफिक मौके हैं। और ऐसे में आपके लिए निवेशकों के लिए क्या सर सलाह रहेगी कि म्यूचुअल फंड में इस समय जाना ज्यादा बेटर रहेगा? डेफिनेटली सेकंड सवाल का मैं जवाब दूंगा कि डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में जाना बेहतर होगा, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक टाइम है, बहुत सही है, मगर एक रिटेल निवेशक के लिए वो स्टॉक को जज करके क्या बहुत महंगा है, क्योंकि आज क्या हुआ है कि जिसकी भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है उसकी वैल्यूएशन जबरदस्त बढ़ गई है। डिफेंस की उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, जहां पे आपकी रेवेन्यू का गाइडलाइन दिख रहा है अच्छा, वहां पे ऑलरेडी प्राइस बढ़ जाती है, तो रिटेल वहां पर जाके फंस सकते हैं, तो इसलिए म्यूचुअल फंड में जाना बेहतर है। सेकंड चीज जो आपने कहा कि 56% मिड एंड स्मॉल कैप में है, अब खास करके ये भी देखिए कि 24,000 करोड़ म्यूचुअल फंड को मिले थे, मगर 31,000 करोड़ SIP के जरिए आए थे। राइट, तो मैंने क्या कि आपको लमसम में नेगेटिव हो रहा है, लमसम ने पीपल रिडीम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा लार्ज कैप में रिडीम कर रहे हैं, क्योंकि वो नाराज है कि लार्ज कैप में रिटर्न नहीं बना और स्मॉल कैप में एक्चुअली मंथ ऑन मंथ इनफ्लो बढ़ी है। राइट, बिल्कुल। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये SIP के बना, और ज्यादातर SIP 65 से 70% SIP 5 साल से ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए डालते हैं लोग। तो उस हिसाब से आप देखें तो फ्यूचर में फंड मैनेजर के हाथ में भी पैसा आ रहा है, जो मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा आ रहा है। तो ये एक लार्ज कैप के लिए एक विशियस सर्कल और स्मॉल एंड मिड कैप के लिए वर्चुअस सर्कल बन गई है, समझ रहे हैं आप? पैसा उधर आ रहा है तो उसी को खरीदना है, तो इसलिए है, पैसा इधर निकल रहा है तो उसको बेचना है, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये सब हो रहा है क्योंकि आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs वो मार्केट की हालत को कंट्रोल कर रहे हैं, करेक्ट, बिकॉज FIS तो एब्सेंट है, राइट। तो इस हालत में आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म करेंगे, और फंड मैनेजर अपनी जो एनालिसिस, रिसर्च और एक डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रख के उसी क्षेत्र में डालेंगे, तो उनका थिंकिंग ऑलवेज एक रिटेल इन्वेस्टर से आगे होगा, इसलिए उनको उधर डिपेंड करना बेटर होगा। तो तीसरी बात क्या है कि आज की स्थिति है, अगले महीने की भी ये स्थिति है, 6 महीने के बाद भी शायद यही स्थिति होती है, मगर क्या साल के बाद ऐसी होगी, 1.5 साल के बाद ऐसी होगी, पता नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये वाली हालत जो हो रही है कि दिग्गज कंपनियां नहीं चल रही है और छोटी मोटी कंपनियां जिसका नंबर्स अच्छे हैं वो बेहतरीन भाग रहे हैं, तो ये स्थिति में पलट आएगी जब जिस दिन, जो मैंने पहले बात किया कि जिस दिन FI वापस आएंगे, जब FI वापस आएंगे वो ये छोटे मोटे शेयर को नहीं खरीदने वाले हैं, वो वापस वो दिग्गज को ही खरीदेंगे। मगर वो इंतजार उस दिन का है, जैसे आपके टाइटल का, प्रोग्राम का टाइटल भी है, इंतजार कब तक, जब FI वापस आएंगे तो फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में रुझान आएगी, क्योंकि जब एक FI आता है वो देखता है कि देश में दिग्गज कंपनी कौन सी है जिसकी फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा है, ताकि मेरी बाइंग आके उस प्राइस को बढ़ा न जाए और मैं बेच रहा हूं तो उसको गिरा न जाए, तो उस दिन से लार्ज कैप भी परफॉर्म करना शुरू करेगी। तो मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप चुनिए मल्टी कैप फंड, क्योंकि मल्टी कैप फंड का सेबी ने नियम रखा है कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप में कंपलसरी डालना है, और बाकी की जो 25% है वो फंड मैनेजर की लिबर्टी है कि वो लार्ज में डाले, मिड में डाले या स्मॉल में डाले। तो इस हिसाब से अगर उस पोर्टफोलियो में आपको गारंटी है कि लार्ज कैप भी होगी, मिड कैप भी होगी, स्मॉल कैप भी होगी, और तड़का जो उसके ऊपर होता है वो फंड मैनेजर डिफर होता है, तो शायद आप 2-3 फंड मैनेजर को चुनकर डिफरेंट स्टाइल्स को उसमें जो
सकते हो, तो वो मेरे लिए बेहतरीन होगा। एक म्यूचुअल फंड की चॉइस, सेकंड म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टी कैप क्षेत्र को चुनिए ताकि आपको स्मॉल एंड मिड कैप की रैली का भी बेनिफिट आएगा, बट जिस दिन पलटेगी ये एफआईआई वापस आएंगे और लार्ज कैप चलने लगेंगे, आप लेट नहीं होंगे उसको पकड़ने में। देखिए, सो आज आपको उस सवाल का भी जवाब दे दिया सुनील सर ने कि अगर आप ये मन में सोच रहे हैं कि HDFC, एशियन पेंट्स, रिलायंस, ICICI बैंक ये सब कब चलेंगे, तो ये तब चलेंगे जब एफआईआई स्थायी तौर पर, ऐसे नहीं 100, 200, 500 करोड़ की खरीदारी कर ली 2 दिन और उसके बाद, जब वो स्थायी तौर पर फिर से अपना एड्रेस भारत का कर लेंगे। सर, बाजार के लिहाज से अब अगले ट्रिगर आप कौन से पकड़ रहे हैं? देखिए, एक वॉर था, वो भी अब मोर और लेस सर उसकी आदत सी पड़ गई है, मतलब अब उसमें जीना सीख लिया, कह लीजिए कि उसमें एडजस्ट करना सीख लिया, वो स्थिति अब आ गई है। क्रूड भी 80-85 हो, 90-95 हो, मार्केट पे ठीक है, इंट्राडे रिएक्शन आता है, बट कोई ऐसा अब बहुत बड़ा उसको जब तक वो 100 के ऊपर नहीं निकल जाता उसको बाजार चिंता मान नहीं रहा है। अर्निंग सीजन चला गया, जीडीपी का टारगेट आरबीआई ने रिवाइज करके अपवर्ड किया, इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो नीचे घटाया ही है। तो अगर सर कागजों पर देखें तो बाजार के लिए बड़ी पॉजिटिव सी स्थिति बनती दिख रही है, लेकिन वो स्पार्क कह लीजिए, वो तेजी कह लीजिए, वो मूव कह लीजिए, वो एनर्जी कह लीजिए, बाजार में नहीं दिख रही है सर। क्या वो ऐसे फैक्टर होंगे, क्या वो ऐसे ट्रिगर होंगे? कोई 3 ट्रिगर मैं आपसे पूछूं तो जैसे आपने बता दिया कि इंतजार कब तक, बड़े शेयर कब चलेंगे, ऐसी सर ऐसे कोई रूल बुक बता दीजिए, टिप्स बता दीजिए कि मैं वो 3 चीजें देख लूं, मुझे याद आ जाए, अच्छा सुनील सर ने कहा था ये 3 चीजें होंगी, बाजार में शुभम स्पार्क आ जाएगा, और आ गया। देखो, तो 3 चीज जो है, फर्स्ट इज की फेड की रेट की पॉलिसी, फेड रेट पॉलिसी, उसमें एक चेंज होना चाहिए। हॉकिश होल्ड था, उसको डविश में बदल के एक रेट कट का माहौल सामने आना चाहिए। ये नंबर 1 ट्रिगर है। ठीक है। नंबर 2 ट्रिगर जो हमारे सामने है, फेस्टिवल सीजन के सेल्स के आंकड़े। फेस्टिवल सेल्स, क्या लाइन लगाकर लोग कुछ जाके व्हाइट गुड्स को खरीद रहे हैं? इस फेस्टिवल सीजन में माहौल कैसा है? वो मार्केट का मूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी बात है। और तीसरी, आपने कहा कि तेल के बारे में यूज टू हो गया है, नहीं, बात यह है कि जो तेल की स्थिति है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना भी आप सोचे उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो तेल का एक दी डाउनवर्ड ट्रेंड मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एफआईएस के लिए, क्योंकि एफआईएस में क्या होता है कि उनको करेंसी रिस्क भी आता है जब इंडिया में निवेश करते हैं। मैंने छोटी अवधि में कहा कि आरबीआई की एफसीआईबी डिपॉजिट ये वो आके प्रोटेक्ट करेगी, मगर 1 साल के लिए देखें तो ये तो सितंबर 30 तक एफसीआईबी आके खा जाएंगी सब। उसके बाद ये तेल का दाम अगर बढ़ते रहता है या स्टेबल भी 95-98 में रहता है, तो करेंसी के ऊपर दबाव के कारण एफआईएस डरेंगे। तो मेरे लिए तेल इवन नाउ इंपॉर्टेंट है। इसमें स्मॉल मूव 85 से 75 भी मूव हुआ तो एफआईएस के लिए वो बहुत बड़ा एक करेंसी के ऊपर राहत होगा। तो इसलिए मेरा मानना है, जितना भी आप कहें कि हम यूज टू हो गए तेल और जियोपॉलिटिक्स में, इन भारत के लिए ये महत्वपूर्ण चीज है। शायद ईरान और इजराइल और अमेरिका के लिए इतना नहीं है, मगर भारत के स्टॉक मार्केट के लिए ये महत्वपूर्ण है और रहेगा। और वो ही है कि एक दिन तेल को 70 के नीचे जाने वाली ट्रैजेक्टरी आने की जरूरत है, तभी ये मार्केट में एफआईएस का भी रुझान बढ़ेगा। और डोमेस्टिक्स भी उसी को फीड करते हैं, वो देखते हैं अरे तेल बढ़ रहा है तो एफआईएस नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, समझ रहे आप उस सेक्टर को। तो ये तेल का दाम मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत बहुत बहुमूल्य है अपने देश की इकोनॉमी के लिए, फिस्कल डेफिसिट के लिए, मार्केट के लिए, सभी चीजों के लिए। देखिए, तो अगर आपको इजीली याद रखना हो तो FFF, फेड, फ्यूल और फेस्टिवल, ये दिमाग में आप अपने रखिए। फेस्टिवल में अगर आपको मॉल्स में, अगर आपको शोरूम्स में भीड़ दिखे तब आप याद कीजिएगा हाँ बाजार में वापसी आने वाली है। फेड का कोई रेट कट का संकेत भी आ जाए, रेट कट आ जाए, कमेंट्री इंस्टांस अगर आपको लगे कि हाँ बदल रहा है, तब आप पॉजिटिव मांगिए। और तीसरा, क्रूड, जब तक 70 और 70 के नीचे क्रूड नहीं दिखता है तब लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते के लिए, तब तक आप ये मान के चलिए कि बाजार की जो गुत्थी है वो सुलझने वाली नहीं है। सर, FCNRV का चैप्टर अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, 31 अगस्त तक खत्म हो जाए, 15 सितंबर तक खत्म हो जाए। रुपी पर आपको क्या लगता है कि ठीक है सर, जो चीजें हमारे कंट्रोल में थी सरकार ने की, उससे कोई बहुत बड़ी राहत जो हम देख रहे थे एकदम स्लाइड था, वहां हम बिल्कुल ठहरे और थोड़ी सी वापसी भी दिखी। रुपी को संभालने के लिए आपको क्या लगता है और क्या कुछ
किया जा सकता है या सरकार कर सकती है, या आपको लगता है कि रुपी, क्योंकि सरकार एक तरफ तो आरबीआई कहता है कि नहीं हम रुपी को कोई लेवल टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, और दूसरी तरफ सर डॉलर भी बेचे जा रहे हैं, एफसीएनआर भी विंडो भी खोली जा रही है और इंपोर्ट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें रिपोर्टेड हैं। तो दिखने वाली बात तो यही है कि दुविधा तो सरकार में भी है। रुपी को आप कितना बड़ा फैक्टर मान रहे हैं, कितनी बड़ी चिंता दुविधा मान रहे हैं बाजार के नजरिए से? मैं मान रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी चिंता है, और स्पेशली बाजार की बात उठाई, मैं कह रहा हूँ एफआईआई की बात, तो अभी मैंने बात की उसके बारे में कि एफआईआई के लिए ट्रेजेक्टरी ऑफ द करेंसी फ्यूचर की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को और भी कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और वो कहाँ ले सकते हैं? दो चीज़ों के ऊपर। एक है एफआईआई इक्विटी के ऊपर, अभी तक उन्होंने टैक्स का ये सब कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिया है, और बहुत सारे इंटरनेशनल एफआईआई हमारे देश के सिटीजन्स नहीं, मैं मानूंगा मैं, इंडियंस जो है बाहर से इंडियन मैनेज फंड्स को मैनेज करें, वो भी बार बार कह रहे हैं कि इंडिया ऐसी खाली एक देश है जहां पर इक्विटी के ऊपर एफआईआई को टैक्स देना पड़ रहा है, बाकी बहुत सारे देश में नहीं है। मगर गवर्नमेंट के लिए ये इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी भी उन्होंने पार्लियामेंट में क्लैरिफिकेशन दिया कि उसके बारे में नहीं सोच रहे। फिर भी खबर आ रही है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड है इस प्रोसेस पे, और अगर एफआईआई इक्विटीज पे कुछ ना कुछ राहत मिले तो डबल बेनिफिट आ सकता है। क्या? पहली बात है कि करेंसी के ऊपर उस फ्लो का इंपैक्ट आएगा। सेकंड कि एफआईआई की फ्लोस मार्केट के लिए पॉजिटिव आ सकती है। तो डेफिनेटली एफआईआई इक्विटी के ऊपर अगर कुछ भी राहत गवर्नमेंट सोच रही है और इंप्लीमेंट करती है इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेशन, तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज होगी फॉर द करेंसी एज वेल एज फॉर द मार्केट, नंबर वन। नंबर टू, करेंसी के लिए ये एक और एफ है, एफआईआई डेट हो गया, एफआईआई हो गया, एक है एफडीआई। अब आरबीआई गवर्नर ने भी जिक्र किया था कि ग्रॉस एफडीआई बढ़ रही है, नेट एफडीआई भी पॉजिटिव है, मगर हमें बहुत सारा, इससे 2 गुना 3 गुना एफडीआई की जरूरत है देश की कैपेक्स को फाइनेंस करने के लिए, फॉरेन एमएनसीज को यहाँ आकर कारखाने सेटअप करने हैं। तो एफडीआई के लिए भी अगर गवर्नमेंट कुछ पीएलआई स्कीम को एक तरह से किया था, मगर वो उतना सक्सेस नहीं हुआ, खाली ईएमएस में उसका ज्यादा सक्सेस दिखा। मगर अगर गवर्नमेंट उस स्पेस में, चाहे वो डेटा सेंटर में हो, ऑल्टरनेटिव एनर्जी में हो, कहीं पे भी एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है जहां पे ढेर सारा एफडीआई, और ये ट्रेड डील के जरिए भी वो उसको इंप्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि ट्रेड डील में भी जैसे समझे कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ, तो अगर हम इसमें शर्त ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिकन कंपनियां इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चर करके वापस एक्सपोर्ट करें हमारे उनके देश को, तो वो जो कैपेक्स के लिए फाइनेंसिंग डॉलर के जरिए, एफडीआई के जरिए हो जाए, तो वो करेंसी के लिए भी एक राहत आएगी और देश की जीडीपी ग्रोथ के लिए भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो मेरे ख्याल में ये 2 और स्टेप गवर्नमेंट सोच के कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी तो करेंसी के ऊपर और भी सपोर्ट मिल सकती है। शायद मुझे कभी अपने एजुकेशन के दौरान इकोनॉमिक्स इतनी